राज्य सरकारों ने कहा, हर पार्टी की सरकार, मतलब भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, आज के समय का, तो ये घटना सर्वाधिक शर्मनाक घटना के तौर पर उल्लेख पाएगी। सारी सरकारों ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, हमारी आंखों ने जो देखा वो झूठ था। किसी बात कर रहे हो? और हर दल की सरकार यहां आके सब भाषण देते हैं, ऐसी ऐसी मुद्राएं बनाते हैं कि लगता है भगत सिंह की कुर्बानी इनके दिल में हिलोरे मार रही है। क्या कैसे आपने बयान केंद्र को नोटिस भेजा? उसके पीछे की चालबाजी बता दें, अंकिता जी को तो पता ही होगा। डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है वो एक तकनीकी विषय है। क्या ननकू मर गया, उसका लड़का सिलेंडर लिए घूमता रहा और डॉक्टर ने उसमें लिख दिया अंग्रेजी में कि चिकलू पिकलू से मर गया, तो चिकलू पिकलू दर्ज हो गया यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पार्लियामेंट तक। क्या ननकू चिल्ला रहा है कि नहीं मेरे बाप तो इससे मरे भैया, ऑक्सीजन के, डॉक्टर कह रहे तो ऑक्सीजन लाओ। क्या लेकिन पार्लियामेंट को जो जवाब गया उसमें क्या गया? वामपंथी सरकार ने भी कहा कोई नहीं मरा हमारे यहाँ, भाजपाई सरकार ने भी कहा कोई नहीं मरा, कांग्रेसी उन सबसे जोर से चिल्लाए जी कोई नहीं मरा। क्या फिर आप लोग कहते हो कि नहीं हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इतने चिंतित हैं कि तबीयत खराब हो जा रही है चिंतित होते होते हमारी। कैसे मान लेंगे भैया? कैसे मान लें? वो ऑल पार्टी मामला था, डॉक्टरों पर दबाव डाल दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि तुमको लिखना क्या है। क्या और वैसे भी यार यहां जितने लोग बैठे तो पढ़े लिखे, इनमें इनको मान लीजिए अंकिता को छोड़ दें हम, तो कौन जान पाता है डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? ऐसी गोल गोल अंग्रेजी लिख देते हैं। क्या कौन जान पाता है? मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार 55 दिन कोरोना में भर्ती रहे मैक्स हॉस्पिटल में, 45 लाख रुपया खर्च हो गया अंकिता जी। उसके बाद उनका पार्थिव शव आया, समझिएगा। क्या हमने कहा इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, उसका वो भेज देना डॉक्यूमेंटेशन। इतने कागज आ गए, उनको कौन पढ़ लेगा? पढ़ भी ले, समझ कौन लेगा बताइए? नहीं समझ सकते ना। और ये भारत जैसा देश 90% आबादी नहीं समझ सकती, वो बहस में मैं नहीं पढ़ रहा। मैं बहुत विनम्र होकर कहूंगा, जहां जहां लीकेज रहा पिछली बार, उन जगह लीकेज बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि इस बार, पिछली बार जो हमको लिबर्टी हासिल थी कि ये आपदा पहली बार आई है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा जीवित नहीं होगा शायद जिसने इस तरह की आपदा को देखा हो, क्योंकि उस तरह की आपदा 110 साल पहले आई थी। ठीक, और जो 110 साल का होगा भी उसको स्मरण नहीं होगा। एक एक्सक्यूज सबको मिला, अमेरिका को भी मिला, इटली को भी मिला और भारत को भी मिला, समझिएगा। रमेश बाबू, इस बार किसी देश को एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, किसी सरकार को एक्सक्यूज नहीं मिलेगा विमल जी। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, इस बार बात नहीं बनेगी ना। और चाहे देश की सरकार हो, गांव का आदमी कुछ समझे ना समझे, लेकिन ये तो समझता है कि 2 बार जो चीज हो गई उसकी व्यवस्था तो हो जानी चाहिए। समय उसका है, वो करना चाहिए, उसमें सब लोग लगो। नए वर्ष के में स्वाभाविक है, बहुत मूवमेंट होता है, एयर से, रेल से, बस से, सबसे, कार से, गैदरिंग भी बहुत बड़ी बड़ी होती है।
पहले निगाह वहां जानी चाहिए थी। वो गैर जरूरी काम है, वो रुक भी सकता है। नहीं, उन्हें तो रोको। जिसे देखो वो भागा जा रहा है। जो गोवा नहीं जा पा रहा वो नैनीताल ही जा रहा है। जो नैनीताल भी नहीं जा पा रहा वो कह रहा चलो गढ़गंगा ही चलो। लेकिन चलो, उसके लिए तो कोई रास्ता निकालना होगा ना। नहीं, इस तरह की एडवाइजरी का कोई मतलब नहीं कि सब लोग सतर्क रहें। ये वैसी ही एडवाइजरी जैसे पंडित जी सत्यनारायण कथा की बात कहते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नहीं, सरकार माई बाप है भाई। जहां भी जो सरकार है वो माई बाप है जनता का। केयर करिए उसकी बच्चे की तरह। पालक कहा गया हमारे यहां शास्त्रों में, शासन को पालक, पालक पालने वाला, शासन करने वाला नहीं कहा हमने। हमने राजा को पालक कहा। पालक मतलब पालने वाला। कौन पालता है? मातृत्व का भाव जिसमें हो, जिसका हृदय माता जैसा हो, वो पालक। हमने विष्णु को पालक कहा। विष्णु का अवतार राजा बताया। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को समझ लीजिए वही राजा। वो पालक होए, पालक। उनमें और दरोगा में अंतर तो होगा ना। दरोगा पालक नहीं है हमारा, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसलिए डंडे भी मार दे मारेगा। लेकिन सत्ता हमारी पालक है, तो उतनी ही केयर होनी चाहिए, उतना ही ममत्व होना चाहिए। इस देश ने बहुत असहायता का भाव देखा है कोविड पार्ट 2 में। पीड़ा का समुंदर इस देश ने पिया है। आंखें पथरा गई। कोई, मैं उस बहस में नहीं जाता, आंकड़े क्या कहते हैं छोड़ो, गंगा में डालो। लेकिन मैं इस बात को दावे से कहता हूं, कोई परिवार ऐसा नहीं बचा होगा डॉक्टर अंकिता, जिसके फैमिली या हद से एक्सटेंडेड फैमिली में कोई दिवंगत ना हुआ हो इस कोरोना की वजह से। एक्सटेंडेड फैमिली से बाहर तो कोई रहा ही नहीं, वहां तक तो जरूरी कोई न कोई कुर्बान हो गया। अब वैसा नहीं हो। चाइना की स्थिति हमको डरा रही मित्र। ये दृश्यमान शत्रु नहीं है कि आते ही गोली मार देंगे, पकड़ लेंगे, जेल भेज देंगे। अगर 4 जहाज, क्या एक जहाज में भी एक आदमी भी आ गया, वो उधर से कोई नया वायरस ले आया, तो गई भैंस पानी में मित्र। फिर लाख हम आप टीवी पे बहस कर ले, लाख मांडविया जी चिट्ठी लिख दे, दिन में 20 चिट्ठी लिखे, उससे क्या होगा? ये कोरोना इटावा में पैदा हुआ था? नहीं। बकेवर में पैदा हुआ था? नहीं। शमशाबाद में पैदा हुआ था? नहीं। बस में पैदा हुआ था? नहीं। रेल में पैदा हुआ था? नहीं। कहां से आया था? ये जहाज से उतरा था, जहाज से उतरा था हिंदुस्तान की धरती पर। रेलवे स्टेशन पैदा नहीं हुआ था मित्र, बस अड्डे पर भी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं जहाज तो रोको, बाकी सब चीजें बाद में। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जहाज खुले रहे? मान लीजिए यह सब अच्छा भी निकल जाए बाद में, तो भी 15 दिन मान लीजिए हम उन देशों से यात्रा प्रतिबंधित भी कर दें, तो क्या फर्क पड़ता है भारत जैसे बड़े देश पर? क्या वहां से अनाज आ रहा है कि वो हम भूखे मर जाएंगे? नहीं ना, बंद करिए। वही चाइनीज गोवा में आ जाएंगे, होटल बुक कराए होंगे, वो वहां समुद्र में डंड पे लेंगे, तो क्या होगा? कोई रोक तो है नहीं। कोरिया का भी आ सकता आदमी, जापान का भी आ सकता, स्पेन का भी आ सकता, और यूएस वाला आए तो मालाई लेके सब लोग नाचोगे। क्यों? मैं तो कह रहा हूं इधर से जो जाने वाले उनको भी रोकिए। जिनके पांव में ज्यादा चक्कर है उन सबको रोक दीजिए। उन देशों के लिए फ्लाइट बंद करिए, ना लैंड करे ना टेक ऑफ करे भारत से। इतना तो कर दो भाई। इसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा का मसला नहीं। इस पर तो तुरंत काम होना चाहिए।
गलत निर्णय भी हो जाए, बाद में ईश्वर की कृपा रहे, कोविड नहीं फैले भारत में उस दृष्टि से, तो भी कोई नुकसान नहीं है। इतिहास के लिए इतना कदम तो उठाना होगा। और ये न्यू ईयर्स की गैदरिंग रुक जाए, ये भी ठीक नहीं, ये संकट पैदा करेंगी। मैं ये नहीं कहता कि अभी सब कुछ रोक दो, क्योंकि शायद किसी मित्र ने कहा था ये सब कुछ रोकने के भी अपने खतरे हैं, देश को भुगतना पड़ता है उसका दंड। भागती हुई अर्थव्यवस्था को जब आप रोक देते हैं तो उसके संकट होते हैं, भूख बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। हम मूल चीजें रोके, मूल संकट जिनसे पिछली बार हुआ उनको रोक दे और देश में अपने प्रबंधों को दुरुस्त करें। मुझे लगता है ये दो चीजें अभी जरूरी हैं। कांग्रेस भाजपा का तो कभी भी लड़ाई लड़ लीजिएगा, मैदान खाली है मित्र, चाहे जब दो हाथ कर लीजिएगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए देश अब फिर बंधक बन जाए। उस सीमा तक नहीं जाए हम, इतना करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से और देश की सरकार से, क्योंकि मैं मानता हूं सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार देश की होती है और प्रदेश की सरकार प्रदेश की होती है। पार्टियां अलग हैं, सरकार अलग है। सरकार उसकी भी है जो उस सरकार की पार्टी से सहमत नहीं है। राजस्थान के गहलोत जी केवल मुख्यमंत्री कांग्रेस को वोट देने वालों के नहीं, और ना योगी जी उत्तर प्रदेश में केवल भाजपा को वोट देने वालों के। पूरी आबादी का मुख्यमंत्री और देश की पूरी आबादी के प्रधानमंत्री होते हैं। उस भाव से चीजें चलनी चाहिए और वो स्थिति देश के सामने कभी ना आए, ईश्वर करे कि जब उसके लिए वेटिंग लिस्ट बने अंत्येष्टि स्थलों पर, गंगा में ऐसे दृश्य दिखाई दे। वो दुस्वप्न कभी दोबारा नहीं आना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम लोग चिता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली काम सरकारों को करना है। डॉक्टर्स के हाथ आप जितना मजबूत करेंगे वो उतना ही फ्रंट पर लड़ेंगे। वो ऑक्सीजन नहीं बना सकते, वो नर्सिंग स्टाफ क्रिएट नहीं कर सकते, वो अपने घर से बेड नहीं ला सकते अस्पताल में रखने के लिए, वो अस्पताल नहीं बना सकते। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल और मैन पावर वाला जो सपोर्ट है ये गवर्नमेंट को देना चाहिए और ये एक ऑडिट होना चाहिए। देश के सामने उसकी तस्वीर आनी चाहिए कि भाई अब ऐसी स्थिति बनी तो हमारे पास इतने संसाधन हैं, ताकि देश का सबसे निर्धनतम व्यक्ति भी चैन से सोए, उसको ये भरोसा हो कि अगर दुर्भाग्यवश हम इस बीमारी में जकड़े गए तो हमारे देश के पास इतनी व्यवस्था हमारे लिए भी है। धन्यवाद।